अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। नाज़रीन, जब कोई शख्स किसी से मुलाकात करता है तो वो सबसे पहले उसका ज़ाहिर देखता है कि वो कैसा दिख रहा है। जाहिर सी बात है, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर ये खूबसूरती हुस्न बड़ा मैटर करता है। किसने क्या लिबास पहना हुआ है, किसी के बाल कितने लंबे हैं, खूबसूरत हैं, जेन्युइन है या फिर एक्सटेंशन है। ख़वातीन तो ये बातें लाजमी करती हैं। फिर आपकी स्किन जनाब, जो कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, बातचीत तो हम बाद में करते हैं, हमारा बातिन तो बाद में नज़र आता है, लेकिन उससे पहले लोग हमें हमारे ज़ाहिर से जान रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ज़ाहिर का भी ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। खाना पीना जनाब जो हमारा है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कि हम कैसे दिख रहे होते हैं। इसमें हमारे वेट गेन के भी इशू आते हैं, हमारे बाल के भी आते हैं, स्किन के भी बड़े मसाइल होते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअली क्या होता है, हमने इस पर पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं कि हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो अपनानी चाहिए। वो हम कैसे अपना सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो जनाब स्किन के प्रॉब्लम होते हैं इससे रिलेटेड, उसके ऊपर बात करेंगे। टू टोन का हो जाना, छाइयों का, पिंपल का हो जाना, डार्क सर्कल्स बढ़ जाना, स्किन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, अब उतनी ही ट्रीटमेंट्स भी मार्केट में हम लोग देखते हैं कि आ चुकी हैं। बहुत तरह की PRP सेशंस भी अक्सर लोग लेते हैं स्किन के लिए। किस तरीके से हम इसका ख्याल रख सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। जो मुफीद तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं आज हमारे शो का हिस्सा हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलीम राव साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारी आज की ट्रांसमिशन के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर ग़िज़ायत न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा नासिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग आगाज़ करते हैं, इससे पहले कि हम लोग ट्रीटमेंट्स की बात करें, हम लोग मसाइल की बात करें। जो हम शो के आगाज़ से पहले बल्कि जो बात कर रहे थे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हम अपने नाज़रीन को भी बताते हैं कि लाइफस्टाइल का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लाइफस्टाइल से मुराद एक्चुअली क्या है? हमारे यहाँ तो लाइफस्टाइल से मुराद जनाब बड़ा घर और घड़ी अच्छी पहनने को लिया जाता है, लेकिन अच्छी खुराक का होना, अच्छे स्लीप टाइम का होना, उसमें एक्सरसाइज का होना भी लाइफस्टाइल होता है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपका सुबह से शाम कैसा है, और फिर आपका वीकली प्रोग्राम क्या है, और एनुअल प्रोग्राम क्या है, और लाइफ कैसी गुजर रही है। तो इसमें आपका स्टाइल क्या है। देखें, सुबह सवेरे जल्दी उठना, नमाज़ पढ़ना, फिर तिलावत करना, तो एक तो ज़हन को सुकून देता है, इताअत कर ली, डिसोबे नहीं किया आपने अल्लाह को। सेकेंडली, जो सुबह ऑक्सीजन आपको मिलती है, जो एनवायरमेंटल खुशियाँ आपको नसीब होती हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि सुबह की वॉक करें, मॉर्निंग वॉक। तो ये चीज़ें बिस्तर में नहीं मिल सकती। फिर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अब रात को जागना, दिन में सोना, लेट सोते रहना, 12 सबसे पहली गलती जो हम ये करते हैं, तो इसीलिए फिर सुबह उठ नहीं सकते और नेमतों से महरूम हो जाते हैं। और जो रात को ना सोना या लेट सोना और दिन में सोना, देखिए दिन में सोना तो ना सोने से भी बदतर है, क्योंकि हर तरफ से डिस्टर्बेंस होती है। घर में कोई काम कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बेल बज रही है, डिस्टर्बेंसेस इतनी हैं कि वो डिस्टर्ब्ड स्लीप से ना सोना बेहतर है। तो रात को जल्दी सोना, रात को नींद 6 घंटे पूरी होनी चाहिए। दिन में सिर्फ आधा घंटा रेस्ट कर लें, या बल्कि माहिरीन तो कहते हैं अगर 3 मिनट भी आंखें बंद करके रेस्ट कर लें तो आदमी फ्रेश हो जाता है। तो दिन में इतना ही काफ़ी है कि रेस्ट कर लें थोड़ा सा। रात को नींद पूरी करें, सुबह जल्दी उठें। कितने घंटे रात की नींद हमें लेनी चाहिए? नींद कितनी ज़रूरी है हमारी स्किन भी फ्रेश रखने में? ये एज के मुताबिक है। अच्छा। तो एडल्ट्स में तो 6 घंटे भी ठीक है, और यंग एज में 8 आवर्स, बच्चों में फिर 12 आवर्स, 18 आवर्स, और जो नौज़ाद बच्चे उनको तो 22 घंटे 20 घंटे भी नींद होती है। तो इस तरह से अपनी एज के साथ हमारी नींद में कमी आ जाती है, वैसे भी आ जाती है, और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, स्ट्रेसेस बढ़ जाती हैं। तो हमारी एज में 6 आवर्स एनफ है, लेकिन अगर मौका मिले किसी को तो 8 आवर्स तक ठीक है। इससे ज़्यादा सोना नुकसानदेह है। आप चार्जिंग पे लगाए रखें मोबाइल को, फुल चार्ज भी हो जाए उसके बाद भी लगाए रखें तो फ़ायदा तो नहीं होगा। अच्छा, 8 घंटे से ज़ायद की नींद डॉक्टर साहब नुकसानदेह है, क्योंकि आप अपने सारे सिस्टम्स को स्लो डाउन कर रहे हैं बिला वजह। लेजीनेस होती है, पूरा दिन रहती है, ऐसा होता है क्या? क्या कैसे नुकसान पहुंचेगा? आपके थकावट थी, आपने रेस्ट किया, बैटरी चार्ज हो गई। अब बैटरी चार्ज होने के बाद अगर आप
चार्जिंग पे लगाए रखते हो किसी भी मशीन को, मोबाइल को, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे हीटअप हो जाता है। इसी तरह बॉडी को जब वो चार्ज हो चुकी फुली, अब उसको आप डाले रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपके बाकी सिस्टम स्लो हो जाएंगे। फिर आप जब ज़्यादा सो के और देर से उठेंगे, फिर आप हरी में जाएंगे तो वो हरी के अपने नुकसान आएंगे। तो नींद जो है वो 6 to 8 आवर्स सफिशेंट हमारे लिए। इससे ज़्यादा सोना एक तो ये कि आपकी बॉडी को स्लो डाउन करेगा, इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करेगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं ज़्यादा सोने से आती हैं। अब साइनोसाइटिस का मरीज़ पड़ा रहेगा तो उसके साइनस पे बैड इफेक्ट जाता है। अब एसिडिटी का मरीज़ पड़ा रहेगा तो उसकी एसिडिटी मज़ीद उसको तंग करेगी। तो हम नॉर्मल नींद सोएं, उसके बाद फिर आपका लाइफस्टाइल में आ जाता है नॉर्मल डाइट आपकी। अच्छा, इसमें टाइम में सुबह आपने काम कर लिए, नाश्ता कर लिया, जिसने ऑफिस जाना है ऑफिस जाए, बिजनेस पे जाना है जाए, टाइम पे जाना, फिर टाइम पे आना और रात को जल्दी आना, सोना और फैमिली को टाइम देना, ये चीज़ें हैं। फिर लाइफस्टाइल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि लाइफ सिर्फ हमारी दौलत कमाने के लिए नहीं है। इसमें कुछ मकासद हैं इंसान के, वो ज़िंदगी के मकासद मद्देनज़र रखते हुए आप रोज़ी भी कमाएं और सोशल वर्क भी करें। इंसान को भेजा गया ख़ास तौर पे ये जो उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो कि इंसानों के लिए भेजे गए हो। तो फिर इंसानों के लिए भेजने का मकसद ये भी है कि एक तो जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग कुछ भी है, तो वो सर्विस भी है अगर ऑनेस्टी के साथ हो। इसके अलावा भी कौमी मामलात, मुआशरती मामलात, इक़्तिसादी मामलात, आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी है और अपना पार्ट प्ले करना है। तो इंसानों की खिदमत में अपना प्रोफेशन भी और जनरल वर्क भी, ये चीज़ें भी मद्देनज़र रख लीजिए। ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ठीक। फिर आपकी डाइट में आ जाएं तो डाइट में आपको बैलेंस डाइट रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, मीठी चीज़ें नॉर्मल लिमिट में हो, प्रोटीन्स भी लें, ये नहीं कि रोज़ ही गोश्त खा रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन खा लें, मैक्सिमम 3 दिन खा लें। फिर आपकी फ़ैट्स हैं तो फैट्स में 1 अंडा भी रोज़ ले लें तो पूरा हो जाता है। और 1 अंडा रोज़ाना कार्डियक पेशेंट भी ले सकते हैं, हार्म नहीं होता। सही, पूरा फुल लेग विद उसके योग। ठीक। तो इस तरह से आप प्रोटीन ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, फैट ले लें। फिर आपके हैं विटामिन्स, इनको कहते हैं वाइटल अमीन्स। ये डॉक्टर आयशा का सारा कंटेंट जो है ना वो डॉक्टर साहब बता देंगे। अच्छा, विटामिन्स में फिर आप फ्रूट्स लें। ठीक है। तो बस मैं यहाँ ब्रीफ करूंगा इसको तो कि खुराक में आप मतवाजन ग़िज़ा जिसको कह लें, बैलेंस डाइट, उसमें सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। दालें भी होनी चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। सही। और इसके साथ साथ जनाब जिस चीज़ की हम लोग खासकर फोकस भी कर रहे हैं कि डाइट के साथ साथ स्लीप टाइम की डॉक्टर साहब ने बात की, उन्होंने ग़िज़ा की बात की, प्लस एक्सरसाइज भी, यानी कि रोज़ाना की वर्जिश, चाहे आप 20 मिनट करें, चाहे आप 30 मिनट करें, उसको चाहे आप जिम में करें, अपने घर में आप मैट फ्लोर पे बिछा के करें, या फिर घर के बाहर आप गार्डन में वॉक करें, किसी ना किसी सूरत में आपने इसको करना लाजमी है। तो ये फिर आपका एक बैलेंस हेल्दी लाइफस्टाइल में शुमार होता है। डॉक्टर आयशा नासिर, हम लोग खाने पीने की डाइट की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छा ब्रीफली उसको बताया। जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहली गलती मैंने भी उनको वहाँ पे बोला कि जो हमारा एक स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब है। ऊपर से फिर अब कुछ कोरोना के हालात भी ऐसे चल गए, बहुत सारे लोग घर से ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो और रूटीन हमारी खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। चले, स्लीप टाइम तो हमारा खराब हुआ ही हुआ, उसमें जो हमने सोने पे सुहागा काम किया कि हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स भी खराब कर ली। यानी कि लेट नाइट खाना, फिर लेट नाइट अब आप क्या खाएंगे उस टाइम, आप बाहर से मंगवाएंगे, फ़ोन घुमाएंगे, फ़ौरन आपके दरवाजे पे खाना पहुंच जाएगा। तो जंक फूड का लेट नाइट इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है बॉडी के लिए और वैसे भी। जब क्वारंटीन शुरू हुआ था तो हर बंदे ने एक काम किया था कि खाना घर में जमा कर लिया था, चिप्स बिस्किट्स वगैरह बच्चों जैसे मिलेंगे नहीं, इसके बाद जैसे मिलना ही नहीं। वो एक वक्त आया था जब लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे अमेरिका में हुआ था, टॉयलेट पेपर्स को लेके हमें लगता था ऐसे ही सब कुछ एक दफ़ा ख़त्म हो जाना है। तो सब ने सब कुछ जमा करके नूडल्स हो गए, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, वो घर में रख लिया था। अब होता क्या था, पूरा दिन करने को कुछ है नहीं, सिर्फ रात को पूरा दिन बिल्कुल मंचिंग चलती रही। मेरे इतने क्लाइंट्स मेरे ख्याल से बच्चों का सामान आप फिनिश कर गए होंगे इतना। खवातीन ने बहुत ज़्यादा निमको पे बहुत ज़्यादा बिंजिंग हुई है। जाहिर है मेरे क्लाइंट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं 3 से 4 किलो हमारा क्वारंटीन में, 3 से 4 तो मिनिमम है जो बढ़ गया। अब लेट नाइट ही नहीं, पूरे दिन में आपका जंक फूड जो है वो चलता रहा। फिर एक वक्त यह आया था लोग बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे, जो कि एक पॉजिटिव बात थी। कोरोना के डर से लोग बाहर से ऑर्डर नहीं कर रहे थे। अब वो वक्त आ गया लोग बाहर से ऑर्डर भी कर रहे हैं, घरों में भी हैं,
और लेट नाइट जो उनकी मंचिंग है, जो लेट नाइट उनके अनहेल्दी स्नैक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, वो वैसे का वैसा चल रहा है। बेसिकली हमारी स्किन को चाहिए होते हैं मल्टी वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स। मल्टी वाइटामिन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किन को फ्रेश रखने के लिए। जो जंक फूड है उसमें से कुछ भी नहीं है। जंक फूड एक खोखली चीज़ है जिसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स है ना मल्टी वाइटामिन्स है, उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज है। अब उन कैलोरीज से आपका वजन बढ़ाना है, जब वजन बढ़ेगा वो अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आता है। ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनती है, शुगर से लेके ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट के मसले। शायद आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, आपने जंक फूड खाया है, कितनी दफ़ा होता है आप जंक फूड खा के सुबह बहुत अजीब सा फील कर रहे होते हैं। वजह क्या होती है? मेरे ख्याल से फौरी तौर पर भी कुछ देर के बाद भी इतनी हेवीनेस। बिल्कुल। अगर बहुत जिन लोगों को इसकी मैं कहूँगी कि क्रेविंग होती है या एडिक्शन हो जाती है या वो नहीं रह सकते जंक फूड के बगैर, तो वीकली अपना चीट डे रख सकते हैं। हमने देखा है कि डेली लोग अपने बल्कि बच्चों को भी उन्होंने जाते हैं ड्राइव थ्रू में और आपको पता है कि किस तरीके से चिप्स लेते हैं और बच्चे भी खाना घर का नहीं खाते, वो चिप्स ही खा रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आपके पास बहुत हेल्दी ऑप्शंस है। जैसे आप लेटेस्ट रैप्स घर पे बना सकते हो। सलाद का एक पत्ता लो, उसमें लो फैट चीज़, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, ऑलिव्स, मशरूम्स, जो आपको सब्जियां पसंद है उसके अंदर लगाएं। घर का बना हुआ बारबेक्यू टिक्का लगा कर उसको जैसे शॉर्मा रैप करते हैं वैसे उसको रैप करके बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। वो आपकी बाहर की क्रेविंग को भी एड्रेस करेगा, जंक फूड की क्रेविंग को भी एड्रेस करेगा और हेल्दी ऑप्शन भी हो जाएगी। बहरहाल जब हम कोई जंक फूड खाते हैं, हमारे लिवर ने टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है, सारा जो फ्लो है वो लिवर की तरफ हो जाता है, हमारे ब्रेन को उल्टा सिग्नल मिल जाता है हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। हैवीनेस अलहदा फील हो रही है, ब्लड फ्लो सारा लिवर की तरफ है और ब्रेन सिग्नल दे रहा है थोड़ी सी कुछ हल्का फुल्का। आयशा, जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, मसाइल है, जिनको पिंपल, एक्नी या ऑयली स्किन है, उनके लिए भी बाहर के ये खाने, ऑयली फूड या फ्राइड चीज़ें अच्छी नहीं है। इस पर मैं बात करूंगी, सवाल छोड़ के जा रही। फातिमा ने जनाब लाहौर से कॉल किया, उनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हैं और क्या पूछेंगी? मुझे ये पूछना है कि अक्सर बात ना स्किन के ऊपर आपके धब्बे आ जाते हैं, जैसे आजकल हमारा मौसम है और इसमें ब्लैक स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जब एक दूसरा सवाल मेरा है कि जब अक्सर बात हम ऐसी कोई जूती इस्तेमाल करते हैं, चप्पल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पाँव पे एक परमानेंट निशान छोड़ जाते हैं और वो काफी अर्सा लगाते हैं मतलब खत्म होने में, तो मुझे कोई उसका ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए कि जो 15 से 20 दिनों में उसको खत्म। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने फातिमा पूछा है। अच्छा डॉक्टर साहब, फातिमा का सवाल ये था कि जिस तरह से गर्मी का भी मौसम है और बाहर जाते हैं तो धूप भी पड़ती है, धूप का सन एक्सपोजर भी होता है, तो उसमें जो हमारी स्किन है वो टू टोन हो जाती है और जो जूते या चप्पल के निशान है वो परमानेंट हमारे पैरों पे रह जाते हैं और वो बड़ी आसानी से जाते नहीं। और मेरे ख्याल से ये बड़ा कॉमन एक मसला है, ये ख़वातीन को ये फेस करना पड़ता है और जितनी वो स्क्रबिंग भी करें, मसाज भी करें, तो वो इतनी आसानी से निशान नहीं जाता है। क्या रिकमेंड करेंगे आप फातिमा के जवाब में? देखिए, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो औरत का चेहरा और इतने हाथ ये इस्लाम में अलाउड हैं कि वो ओपन रह सकते हैं, बाकी कवर्ड होना चाहिए। तो अब पाँव की बात की है तो मैं कहूँगा कि जुराबें पहने, गर्मियों में भी पहने। दूसरी बात असल ये है कि इस मौसम में जब बारिशें होती हैं तो आपके सनलाइट बहुत शार्प हो जाती है, क्लियर सनलाइट आती है और सनलाइट का काम है आपकी पिगमेंटेशन बनाना, पिगमेंट बनाना, आपकी टैनिंग करना। तो जब आप इस मौसम में बाहर निकलते हैं तो रंग काले हो जाते हैं, दाग धब्बे छाइयाँ और गहरी हो जाती हैं, जो नॉर्मल स्किन एक्सपोज्ड होती है वो डार्क हो जाती है, जो कपड़ों में कवर्ड होती है वो लाइट रहती है, तो इस तरह वो दो टोन बन जाती हैं। तो ये डबल टोन का मसला है। तो सनलाइट के साथ पहली चीज़ तो ये है कि वैसे भी सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह हो, शाम हो, सनलाइट से आपने अपने एक्सपोज पार्ट्स को, खुसूसन चेहरे को, हर सूरत बचाना है। पिगमेंटेशन आती है और पिगमेंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ख़वातीन के लिए स्पेशली। अब फीट पे जो आ जाती है और जूतों की वजह से वो टोन बन जाती हैं डबल ट्रिपल, तो उसका हल तो यही है कि सॉक्स पहने और औरतों के लिए तो कि कपड़े ऐसे हों कि जिसमें उनके पाँव नंगे हों ही ना, तो ये प्रिवेंशन है। बाकी उसके बाद जब डार्कनेस आ जाए तो उसमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो क्रीम लेनी पड़ेंगी, जो ब्लीचिंग क्रीम्स हैं, ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, वो लगानी पड़ेंगी, लेकिन टाइम लगेगा, पिगमेंट को जाने में, सेटल होने में टाइम लगता है। बेहतर यही है कि एहतियात कर लें। सही। एक और कॉलर हैं जी, सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नौशीन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछेंगे? मैं कराची से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि जैसे ना मुझे अक्सर साथ में जब दूध पीती हूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, किसी
साथ तो चाहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर के लिए कुछ ऐसी डाइट लें, जैसे मैं खजूर के साथ अगर दूध लूँ या बनाना के साथ लूँ या मिल्क शेक भी ले लूँ तो मुझे अफेक्ट कर जाता है। तो उसके अलावा कोई ऐसी डाइट बताएं जो मेरे लिए बहुत जो फायदेमंद साबित हो स्किन के लिए, जो मैं लूँ और मेरी स्किन ग्लो करे। ठीक है नौशीन, अभी इसका ऑन एयर जवाब लेते हैं। अच्छा नौशीन का ज़रा साउंड, मेरे ख्याल से मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। वो कहती हैं कि अब मैं ऐसी कौन सी डाइट लूँ जिससे मेरी स्किन ग्लो करे या अच्छी ले। दूध का इस्तेमाल वो करती हैं, साथ खजूर का या केले का, लेकिन वो उनको शायद सूट नहीं करता है, हैवी उनको लगता है। तो कौन सी ऐसी डाइट है जो शामिल करने से उनकी स्किन बेहतर हो सकती है? जब हम स्किन की बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है विटामिन सी और दूसरा होता है बायोटिन। बायोटिन के सप्लीमेंट्स हम बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, मगर पता नहीं हम डाइट में बायोटिन को क्यों नहीं लेकर आते हैं। विटामिन सी का सबसे बड़ा आसानी से जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है वो नींबू है। मैं हमेशा कहती हूँ पानी का इस्तेमाल तो करना ही करना है। अगर आप मल्टीविटामिन यानी कि नहीं खरीद सकते तो नींबू पानी तो आप घर में पी सकते हैं। बिल्कुल, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे पास शिमला मिर्चें अवेलेबल हैं, टमाटर अवेलेबल हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। पपाया विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आम विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आम के अंदर जितना हमें डेली विटामिन सी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप शाम को बैठ के आम पार्टी कर लें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये हमने जहन में रखना है। आम की रिकमेंडेड इनटेक जो है वो 2 कप्स है। इससे ज़्यादा 2 कप से मुराद है 150 ग्राम 1 कप में है, 300 ग्राम रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा नहीं लेनी, इससे कम ले सकते हैं। सो जितना हमें आम चाहिए, जितना हमें विटामिन सी चाहिए उसका 70% आम के 1 कप के अंदर, यानी कि हम 2 आम खा सकते हैं छोटे वाले आराम से। बिल्कुल खा सकते हैं। सो विटामिन सी का एक तो अपना इंटेक बढ़ाएं। अंडा बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है। अंडा फुल एग अंडा बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है। दिन में 1 अंडा जरूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम अज कम 4 अंडे जरूर इस्तेमाल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 21 अंडे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा से ज्यादा पे कोशिश करें। बायोटिन हमें और भी अंडे के अलावा किसी ग़िज़ा से, सी फूड बहुत अच्छा ऑप्शन है बायोटिन का। फिश बहुत अच्छा सोर्स है बायोटिन का। फिश वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो ओमेगा 3 स्किन की फिश, देखिए जब आप फिश की स्किन उतार रहे होते हैं तो अंदर से एक ऑयल निकलता है जिसे हम फिश ऑयल कहते हैं। ओमेगा 3 का वो बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब, अगर जो कुछ लोग विटामिन लेते हैं वो बायोटिन का वैसे भी सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर आपको करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है आप सी फूड अक्सर लोग समर्स में नहीं लेते हैं बहुत सारे, और हम वेट करते हैं कुछ खास महीनों का, और अंडे से लोगों को एलर्जी होती है, तो फिर उस केस में फिर आप ले सकते हैं। लेकिन अंडा जनाब रिकमेंडेड है तो वो लाजमी लें। जी नुमान ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना दाढ़ी में जो है ना वो बालचर हो जाता है, तो मुझे उसके हल के लिए डॉक्टर साहब से पूछना था, तो मुझे काइंडली बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दाढ़ी में से ना बाल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है, बालचर के बारे में पूछ रहे हैं नुमान। अच्छा, बाल जो गिरते हैं उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। एक तो जैसे गंजापन आता है, ये और चीज़ है। एक जो डिफ्यूज़ हेयर फॉल होता है, पूरे सर के बाल गिर रहे हैं, वो और चीज़ है। एक जो पैचेस बन जाते हैं, खाली जगह हो गई, कहीं से हो गई, सर में हो गई, दाढ़ी में हो गई, इसको कहते हैं बालचर और एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। सही। बाज के इतने पैचेस बढ़ जाते हैं कि वो सारा ही खाली कर देते हैं, बल्कि बॉडी पे भी सारे बाल हो जाते हैं। किस वजह से होता है, कोई रीज़न होती है इसके लिए? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जेनेटिक्स आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री में आ सकता है। अदरवाइज़ कोई लोकल फैक्टर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये खाने से हो गया या किसी और चीज़ से हो गया, किसी दवाई स्ट्रेस से भी हो सकता है। स्ट्रेस तो हर बीमारी को बढ़ा देता है, होता नहीं उससे। अच्छा ठीक है, लेकिन स्ट्रेस हर बीमारी को बढ़ा देती है, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एलोपेशिया एरिएटा बालचर पूरी बॉडी तक जा सकता है, लेकिन अमूमन ये थोड़ा सा ही जहाँ हो वहीं रहता है, ठीक हो जाता है। बाद में भी बाज़ मरीज़ों को हो सकता है। अब इसका यह कि वक्ती तौर पे जब हो जाए और एकदम बाल गिर जाते हैं, उसमें ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगता, देखते हैं कि जी ये एकदम जगह खाली हो गई, तो इनको शायद ऐसी ही कोई शिकायत है। तो इसमें वो जो प्रोसेस है उसे हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए अगर ज़्यादा हो तो फिर खाने की दवाई और इंजेक्शन भी हैं, स्टीरॉइड्स कहते हैं हम उनको, लेकिन अमूमन हम नहीं देते जल्दी, मगर लगाने के लिए स्टीरॉइड्स देंगे ताकि वो डिज़ीज़ लोकली वहीं पे कंट्रोल हो जाए, और अमूमन हो जाती है। फिर जब अगली स्टेज आती है, तो जब बीमारी रुक चुकी, प्रोसेस रुक चुका, तो बाल उगाने के लिए, जैसे आप इंटरव्यू से पहले बात कर रही थी प्याज की, तो ये जितने इरिटेंट्स होते हैं, प्याज में भी एक इरिटेशन है, तो हम जो बनवा के देते हैं उसमें वो
कुछ होते हैं, हम तो फार्मेसी के लिए कहते हैं ना कि बनवाएं, तो वो टिंक्चर्स होते हैं, वो भी रिटेंट होते हैं, तो उससे भी बालों की ग्रोथ होती है। तो उसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उसके मुताबिक इलाज होगा। ठीक है जी, ब्रेक पर हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और गोरा होने का खब जनाब पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है। और गोरी लड़की चाहिए, अगर बेटे की शादी करनी है, बेटी पैदा हो तो उसकी रंगत के ऊपर बात होती है। मेकअप करवाने चाहे तो वहाँ पर जो फाउंडेशन बेस थोप थोप के लगा लेते हैं। हालांकि गंदमी रंग, डार्क कलर इतना खूबसूरत लगता है, आप यकीन जानिए। मैं तो अपनी स्किन से 1 टोन डार्कर बेस का इस्तेमाल करती हूँ कि आप इतने अट्रैक्टिव उससे लगते हैं। तो ये फिर भी गोरा होने का खप हमारे यहाँ से जनाब नहीं जा सकता है। तो इसी के लिए लोग वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हैं। क्या वाइटनिंग इंजेक्शन से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये जनाब जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो गोरा होने का खप है, मैंने दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़रा कुछ ज़्यादा ही है? नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, ये हर जगह ही है। हर जगह ही है? हर जगह ही है। देखें, आप तारीख को उठा के देखें। अच्छा। तो पूरी इंसानी तारीख में मैक्सिमम जो दुनिया ने हुकूमत की है वो मैक्सिमम गोरे रंग ने की है। अच्छा। बहुत कम मिलेगा आपको कि काले रंग के लोग हाकिम रहे हों दुनिया में। तो हाकिम की तकलीद की जाती है, इसलिए गोरे रंग को वैसे अगर अमेरिका में भी देखा जाए तो बराक ओबामा बड़े अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए थे। कितने गोरों में से एक काले ने की है, वो अगर कंपेयर करेंगे तो शायद कोई 10वां हिस्सा बने। ठीक है। एक तो हाकिम की तकलीद होती है, तो इसलिए वो रंग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, गोरा रंग। दूसरा, कुदरती अल्लाह ताला ने इसमें अट्रैक्शन रखी है कि ख़ुसूसन औरतों के लिए कि ब्यूटी के 50% मार्क्स तो रंग को ही चले जाते हैं। पहले ही देख के दूर से, अभी न कुछ देखे भी नहीं होते, रंग देख के ये कुछ लोग तो डिसाइड कर लेते हैं। फिर ये खूबसूरती का एक पैमाना है, समझा जाता है जो लोग समझते हैं। इसलिए गोरे रंग की औरतें भी हमारे पास आती हैं तो वो ये सवाल तो ज़रूर करती हैं कि डॉक्टर साहब कोई गोरा करने वाली क्रीम लिख दी। अच्छा, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली और फेयर करवाने फिर हम उनको यही समझाते हैं भी आप पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मज़ीद उसको गोरा नहीं कर सकते, फेयर कलर है। अच्छा, अब आगे इंजेक्शंस की बात, और जो गोरा करने वाली क्रीमें, दवाइयाँ, कैप्सूल्स, टेबलेट्स भी आ गई हैं इसकी। तो इसमें ग्लूटाथायोन है, वो हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी होता है। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तकरीबन हर बॉडी टिश्यू पे फंक्शंस हैं, उसके एक्शंस हैं, और फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। अब हमारे मरीज़, हमें याद है कि ऐसे आए जो पक्का सांवला रंग, हमने इंजेक्शंस लगाए, तो हफ्ते बाद इंजेक्शन लगाए। मरीज़ से जब पूछा कि जी कुछ फ़र्क पड़ा, वो कहते हैं हाँ जी, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आई है, लेकिन हमारी नज़र में फ़र्क नहीं पड़ा। साइकोलॉजिकल आप कह रहे हैं कि उनको साइकोलॉजिकली, इसलिए कि अंदर से उनके जो बाकी, देखिए ये हमारे लीवर को सपोर्ट करता है ग्लूटाथायोन बनाने में, आपने एडिशनल चीज़ दे दी। जैसे एक आदमी स्ट्रेस में है, उसके अंदर हार्मोन्स हैं जो उसे नेगेट करके और नॉर्मल करेंगे, लेकिन अगर आपने एक टेबलेट दे दी एंग्जियोलिटिक, एंग्जाइटी ख़त्म करने वाली, तो बंदा एकदम फ्रेश हो गया। इसी तरह ग्लूटाथायोन आपको जब सपोर्ट मिलती है तो बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो बेहतर हो जाते हैं, आदमी में फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ जाती है, वो समझता है मैं गोरा हो रहा हूँ। डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, लेकिन डॉक्टर इसलिए नहीं कहेगा कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ कि आगे काम कैसे चलेगा। इसलिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि इतने इंजेक्शंस के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम छोड़ भी देते हैं। हाँ, हाई डोज में जब देते हैं इफ़ेक्ट है, ये नहीं कि उसका इफ़ेक्ट नहीं है। तो हाई डोज में कंटिन्यूस देने से कुछ महीनों के बाद उसका इफेक्ट आता है, और फिर जब बंद कर देते हैं 6 महीने बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मुख्तलिफ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लगवाने चाहिए, ये तो सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ क्रीम्स आपको गोरा करती हैं। जबकि एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, ये इससे फ़र्क पड़ता है। आप जी वही कह रहा हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, हाई डोज में दें, रेगुलर दें, और उसके साथ साथ रीनल टेस्ट और लिवर टेस्ट करवाते रहें, तो इसका इफेक्ट है, नो डाउट। लेकिन क्या ज़रूरत है जनाब, अल्लाह ताला ने इतनी आपको खूबसूरत शक्ल देकर पैदा किया, रंगत देकर भी यकीनी तौर पे, तो अपनी स्किन से प्यार करना मेरे ख्याल से तो
लाजमी है। आयशा, क्या ख्याल है आपका कि हमें नहीं होना चाहिए ना अनकंफर्टेबल? हमारे यहाँ अभी इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे यही लगता है। बल्कि मैंने देखा है नबीहा, काले रंग में ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे काले रंग में ज़्यादा अब अट्रैक्शन लगने लग गई है। काले रंग में भी एक खूबसूरती बड़ा है। फोटोजेनिक होता है। वैसे मैं बता दूं, जो खवातीन तस्वीरों की शौकीन है ना, सारी होंगी मेरे ख्याल से, तो डार्क कलर बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपको अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर कोई क्या खाने के लिहाज से भी, जिस अक्सर हमने सुना है ना बड़े बुजुर्गों से, जब प्रेगनेंसी है तो भाई सफ़ेद रंग वाली चीज़ें खाओ, नारियल खा लो, दूध पी लो, दही ले लो, बच्चा गोरा पैदा होगा, ये मिथ्स हैं या? ये सारी की सारी मिथ्स हैं। मेरी बहन जब शी वाज एक्सपेक्टिंग तो उसकी सास ने चाय बंद की हुई थी कि तुम्हारा बच्चे का रंग काला हो जाएगा। सो ये बिल्कुल मिथ है। ना काले रंग से काला हो जाना है, ना आप कोई दूध वगैरह पियेंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा। हाँ, हेल्दी बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हम ज़रा स्ट्रेस करते रहते हैं कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सारे मिनरल्स वाइटामिन आपके पूरे होने चाहिए, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जितने मर्जी फेशियल्स करा लें नबीहा, अगर आयरन की कमी है तो आपकी स्किन में पीले नज़र आना ही आना है। अंडरलाइंग इशू को ठीक करें। आयरन की कमी से नाखून, बाल, स्किन सारी की सारी खराब रहेगी। अपना HP लेवल जो है वो टेस्ट कराते रहें, फेरिटिन लेवल टेस्ट कराते रहें, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जाहिर है अपना आयरन लेवल बेहतर करें और खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही। आप खुश रहेंगे ना तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फ्रूट्स स्किन के लिए कितने अच्छे हैं? मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ। मुझे एक बार बैक पेन का प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ, मैंने शायद आपकी शो में बात की, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और उनसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब शोल्डर में बड़ी पेन है और इस तरह से ये वो, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला, क्या आप चाहती हैं कि आप हमेशा खूबसूरत और यंग दिखें? मैंने कौन कमबख्त ऐसा नहीं चाहेगा कि वो खूबसूरत और यंग दिखे? तो उन्होंने बोला मुझे कि फिर आप फ्रूट बॉल अपनी ज़िंदगी में या फ्रूट्स का इस्तेमाल डेली और लाजमी करें। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए हर लिहाज से अच्छा है। तो थोड़ा सा पैटर्न हम अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि फ्रूट्स कौन कौन से, क्योंकि स्किन की बात हो रही है तो खासकर स्किन के लिहाज से बात करेंगे कौन से फ्रूट्स अच्छे हैं। और आजकल बड़ी बात हो रही है इस पर कि आपको फ्रूट बॉल नहीं लेना चाहिए मिक्स करके, एक टाइम में आप एक फल खाएं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जितने हमारे पास फ्रूट हैं, हर फ्रूट का कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर आप खजूर भी देखें, मैं उसको भी फ्रूट की कैटेगरी में लेकर आऊँगी, वो पोटेशियम का सोर्स है, पोटेशियम भी हमें चाहिए। हमें हर फ्रूट के अंदर जो मल्टीविटामिन है, सबकी अपनी अपनी अफादियत है। तो पहली बात तो ये आ गई कि जितने हमारे पास फ्रूट है सबकी अफादियत है। बल्कि मैं ये कहूँगी हमारे यहाँ बड़ा एक गलत ट्रेंड है कि हम आड़ू लेके आए, 2 किलो लेके आ गए, अगला पूरा हफ्ता हमने आड़ू ही खाते रहना। होना ये चाहिए, सुबह में आपने आड़ू खाया, शाम में नाशपाती खा लें, अगले दिन आप सेब खा लें, शाम में केले खा लें, मतलब फ्रूट्स भी आप चेंज करते रहें। जो दूसरी आपने बात की कि फ्रूट बॉल इकट्ठे नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह ये हैवी मेटल लाइट मेटल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। जब 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होते हैं तो जो हैवी मेटल है वो लाइट की एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जब आप इकट्ठा बॉल खा लेते हैं फ्रूट का, उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होती है, फ्रूट शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बाद में ज़ाहिर है अगर मैं आपसे कहूँ आप 2 ग्लास साथ वाले कमरे में रखें, आप रखेंगी, मैं इकट्ठे 100 ग्लास आप पे रख दूँ, आप नहीं रख सकती। सो फ्रुक्टोज भी आप इकट्ठी इतनी ज़्यादा दे देंगी, बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी। थोड़ी थोड़ी करके फ्रुक्टोज देनी चाहिए। एक वक्त में एक फ्रूट लें ताकि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। कोशिश करें खाली पेट, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरम्यान में जब भूख लगे तब एक वक्त में एक फ्रूट खा लें ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। फ्रुक्टोज ज़्यादा हो जाएगी अगर आपने फ्रूट बॉल लिया। एक फ्रूट दूसरे फ्रूट की एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है अगर आपने मिक्स फ्रूट्स लिए। अच्छा, स्किन पर जो है डॉक्टर साहब, गैर ज़रूरी बाल ख़वातीन के वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं और उसका रिमूवल होना चाहिए। काफ़ी सारी ख़वातीन आती होंगी, तो ये क्या हार्मोन चेंजेस की वजह से भी गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और इसका ख़त्म करने का तरीका क्या है? जी, ये चेहरे के बाल औरतों के वो तो होते ही गैर ज़रूरी हैं और इनका इलाज भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चेहरे की खूबसूरती को बहुत कम करते हैं। बहुत कम करते हैं। तो इसमें फैक्टर्स जो हैं वो 2 हैं। वैसे जेनेटिक फैक्टर भी इसमें आ जाता है, लेकिन मेनली हार्मोनल इफ़ेक्ट है। अब हार्मोन्स में 2 चीज़ें हैं कि एक तो हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए, वो ओवरीज से आ सकते हैं, वो एड्रीनल से आ सकते हैं, तो वो टेस्ट करके पता चल जाता है हार्मोन्स का लेवल क्या है। सही। दूसरी चीज़ ये कि हार्मोन्स का लेवल अक्सर मरीज़ों में नॉर्मल होता है। सही। तो वो हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस हार्मोन्स के लेवल पे। नॉर्मल लेवल है लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ठीक। सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ की बढ़ने के लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। सही। अब ये मर्ज जो इतना बढ़ रहा है उसमें मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेस उसका मेजर काज है।
अब बाल जिनके चेहरों पे हैं उसके इलाज सिर्फ 2 हैं, इसका तीसरा कोई इलाज नहीं है। और वो 2 इलाज ये हैं, लेज़र, अगर काले सख्त मोटे ज़्यादा बाल हैं तो लेज़र बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर वो फाइन बाल हैं तो उन पे लेज़र का इफेक्ट कम आएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनमें मेलानिन है उसको तो बर्न करेगी लेज़र। लेज़र ब्लैक चीज़ को बर्न करती है, मेलानिन होगी तो बर्न होगी। वाइट हेयर हैं, एक बाल भी आप सारा साल लगे रहें, एक बाल भी कम नहीं होगा। सही। तो वाइट पे असर नहीं करती लेज़र। लेज़र के लिए काले मोटे ज़्यादा बाल वो बहुत आइडियल ट्रीटमेंट है। अगर किसी के 1-2 बाल इधर उधर हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस आइडियल है। अच्छा, और वो क्या? वो नीडल से एक बाल को रूट को जलाते हैं। अच्छा। तो स्किन में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है इससे? लेज़र से भी अक्सर लोगों को अगर सूट नहीं की या ठीक नहीं हुआ ट्रीटमेंट के बाद में कोई छाई का बन जाना या स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, या रिजल्ट अच्छे ही यूजुअली आते हैं हमारे पास? लेज़र अगर एक्सपर्ट्स करें और उसकी एनर्जी का ख्याल रखा जाए तो लेज़र, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो 60 दफ़ा लेज़र करवा चुके और स्किन को बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, स्किन नॉर्मल होती है, हेयर ख़त्म नहीं होते। वो अलग बात है कि बाज़ की उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट हेयर। सही। कि इतने दफ़ा करने के बाद भी तो उनमें ये होता है कि बस करते चले जाओ, हर 2-4 महीने के बाद करते चले जाओ। तो स्किन पे लेज़र्स का कोई परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर बर्न नहीं किया तो। सही। अगर बर्न कर दे तो फिर तो वक्ती तौर पे उसको कुछ होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो बाल 100% ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें थोड़े से बाल रह जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं, उनको फिर इलेक्ट्रोसिस करवा दिया जाए। ठीक है, यानी कि तो ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। जिन खवातीन को ये मसला, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। लेज़र है, अगर आप एक्सपर्ट से करवाएंगे तो आपको इसका नुकसान भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, खवातीन या मर्दों के जो चेहरों पर दाने बन आते हैं और स्पेशली टीन एज में, यानी कि जब आपके हार्मोन्स ऑन पीक होते हैं, चेंजेस, तब्दीलियाँ आ रही होती हैं हमारे जिस्म में, उस वक्त ये ज़्यादा मसला रहता है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? अच्छा, एक्नी इसको हम कहते हैं, चेहरे पे दाने बनते हैं। ये एडोलिसेंस यानी नौजवानी की डिजीज़ कह लें इसको। तो 2-4 दाने तो सबको ही निकलते हैं, महसूस भी नहीं होते, चले जाते हैं। कुछ को थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म 3 बना लेते हैं। जो माइल्ड है वो तो क्रीम लगाने से ही, वो इसमें होता ही है कि आपके जो चिकनाई के गदूद हैं, पाइलोसेबेशियस सिस्टम है, वो चिकनाई जो बनाते हैं वो अगर ब्लॉक हो जाएं ओवर प्रोडक्शन की वजह से, ओवर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स की वजह से, कॉर्निफिकेशन कहते हैं, तो वो ब्लॉक होने से उसके अंदर फिर एक बैक्टीरियम है, प्रोपियानी बैक्टीरियम, उसकी ग्रोथ से इन्फ्लेमेशन होकर दाने बनते हैं। सही। तो पहली स्टेज पे अब अगर हम फ्रीक्वेंट वॉशिंग करें, सही, पोर्स को ओपन रखें और वो सिक्रीशंस निकलती रहें, और थोड़ी सी क्रीमें भी हैं जो इसको रेगुलराइज करती हैं, तो उससे काम चल जाएगा। सही। अगर इन्फेक्शन भी साथ हो गई है तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। और अगर बाज़ की इतनी वो सीवियर स्टेज जिसे हम कहते हैं नोडुलोसिस्टिक एक्ने, बड़ी बड़ी रोड़ियाँ, गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो उसमें फिर हमें जाके बाज़ात उसके सिस्ट के अंदर भी थोड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ता है स्टीरॉयड का, उससे फ़ौरन बैठ जाती है। और कुछ रेटिनॉइड्स ड्रग्स हैं जो एडवांस स्टेज में देते हैं, वो हैं, तो एडवांस ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। बहरहाल ये कि मैनेज हो जाता है और करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है स्कार्स। ठीक। जो खड्डे पड़ गए, निशान रह गए, स्कार्स बन गए, ठीक है। जो पिगमेंटेशन है वो तो चली जाएगी वक्त के साथ, लेकिन स्कार जो बन गए उसका ट्रीटमेंट वो फिर आपको लेज़र से वक्त लगता है उसके ऊपर, माइक्रोनीडलिंग से या प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है। आयशा, हमारे यहाँ जिस किस्म का जो खाना तैयार होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है। एक तो वो सेहत के दूसरे मसाइल को पैदा करता है, उनको बढ़ाता है, और दूसरा वो हमारी स्किन के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। उस हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे ऑडियंस को? देखें, अगेन जहाँ आप किसी चीज़ की ज़्यादती करेंगे वहाँ गड़बड़ होगी। ऑयल भी ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, जितनी ड्राइनेस होगी वो हमारी स्किन पे नज़र आएगी। अगर आप बिल्कुल ऑयल फ्री की तरफ चले जाएंगे वो ड्राइनेस स्किन पे आएगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा, स्किन पे जिसे कहते हैं खुश्की आना शुरू हो जाएगी। जितनी खुश्की आएगी झुर्रियाँ उतनी जल्दी पड़ेंगी। ऑयल ज़रूरी है। जिन लोगों के मुँह पर ऑयल आता है उनके मुँह पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर तरी आए। तरी नहीं आनी चाहिए। एक सिंपल सा रूल है कि हमारे खाने के ऊपर कभी भी तरी
तरी नहीं आनी चाहिए, ऊपर ऑयल नज़र ना आ रहा हो। ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, जो हमारे हेल्दी ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। कुकिंग के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है, सबसे अच्छा है कैनोला ऑयल। हर एक की रेंज में भी है। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा महंगा हो जाता है, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन एक बंदे को एक वक्त में 1 टीस्पून की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपके घर में 6 फैमिली मेम्बर्स और 2 वक्त का खाना बन रहा है तो 12 टीस्पून में वो बनना चाहिए। ओमेगा 3 के बाकी सोर्सेज में हमारे पास जितने सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, तुख मलंगा हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बादाम और अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, इनका इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आपने ऑयल में पका पका के खाने। और आखिरी चीज़ प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले जो बहुत ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको दस्तयाब है, कोई उसके ऊपर पैसे नहीं लगते हैं, तो पानी का इस्तेमाल आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना आप कर सकते हैं। स्किन के लिए लाजमी है, वरना हम जितने मल्टीविटामिन्स खाएंगे, जितनी ग़िज़ाएं खाएंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी मसाइल हमारे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।